नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार पटना फास्ट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ हैं मनोरथ महाराज जी। एक अनुभवी शिक्षक हैं और एक कुशल लेखक भी हैं, कवि हैं, और इनके साथ साथ निजी विद्यालय की समस्याओं के लिए गठित बिहार इंडिपेंडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बिप्सा के अध्यक्ष भी हैं। आइए जानते हैं इनके सफर के बारे में। सर, मैं चाहूंगा कि आपसे कुछ पूछे, इससे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना समय निकाल करके हमारे पास आए। मेरा परिचय बस इतना है कि मैं एक साधारण स्कूल का शिक्षक हूं और निजी विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, निजी विद्यालय की समस्याओं को सरकार तक रखने के लिए एक बिहार इंडिपेंडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का संगठन का गठन किया गया, जो कि सरकार के बीच और ये निजी विद्यालयों के बीच में सेतु का काम करता है। उसी का मैं एक कार्य करता हूं और मैं एक अध्यक्ष के रूप में इस कार्य का निर्वहन कर रहा हूं। हाँ, तो सर, हम ये जानकारी चाहते हैं कि आपके संस्था ने इस विषय पर क्या किए। देखिए, हमारा जो संस्था है इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों का समागम है। इसमें हमारे अनिल कुमार चौरसिया जी हैं, एक बहुत अच्छे परिपक्व नेता भी हैं, एक बहुत अनुभवी शिक्षक भी हैं और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी हैं। इसके अलावे हमारे पवन सर हैं, हमारे शफी सर हैं, चंदना मैडम हैं, महेश सर हैं। ये अनगिनत बहुत सारे लोग हैं जो कि इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम लोगों ने जब ये आरटी पैसा की भुगतान की बात आई तो हम लोग राज्य स्तर से लड़ करके, जिसमें डायरेक्टर के पास जाकर के, एसीएस साहब के पास जाकर के, डिप्टी डायरेक्टर के पास जाकर के, डीओ साहब के पास जाकर के, राज्य के विभिन्न जिला के डीओ डीपीओ से बातचीत करके मैंने आरटी के पैसा का भुगतान कराया। 2019-20 से लेकर के 23-24 तक का भुगतान हुआ है, लेकिन सभी स्कूलों का भुगतान नहीं हो सका। इसलिए भुगतान नहीं हो सका कि वो लोग अपने बच्चा को तो पढ़ाए हैं, बच्चा को एकदम निःशुल्क पढ़ाए हैं, लेकिन तकनीकी कारण से वो लोग जो है ज्ञानदीप पोर्टल पर नहीं डाल पाए। जब ज्ञानदीप पोर्टल पर नहीं डाल पाए तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है उस पैसा का भुगतान नहीं करेगी। तो आपके चैनल से हमारा गुजारिश होगा, अनुरोध होगा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग कुछ समय के लिए ज्ञानदीप पोर्टल को खोल दे, ताकि जो वंचित स्कूल हैं वह वंचित स्कूल अपने बच्चों का नाम डाल करके जो प्रतिपूर्ति राशि निर्धारित है सरकार के द्वारा वह ले करके अपने स्कूल का संवर्धन करें। हाँ, तो सर, ये हम जानकारी चाहते हैं कि जो स्कूल वंचित रह गए हैं तो उसके लिए जैसे आपकी संस्था ने क्या प्रयास किए हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। तो हमारी संस्था जो है, पहले तो जो पैसा प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं हो रहा था, तो उस प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान बिहार राज्य के लगभग जिला में कर दिया गया है, लेकिन अभी प्रोसेस में 7-8 जिला है। अब जो स्कूल वंचित रह गए हैं, जो अपना बच्चों का नाम ज्ञानदीप पोर्टल पर नहीं डाल पाए हैं, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी तुरंत सीतामढ़ी हम गए थे, सीतामढ़ी के एजुकेशन अफसर से बातचीत किए हैं, पटना डीओ साहब से भी बातचीत चल रही है। डीओ साहब से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि आप एक लेटर बना करके ये शिक्षा विभाग को दीजिए, एसीएस साहब को दीजिए, और हम लोग प्रयास करके वहां से हम ज्ञानदीप पोर्टल खुलवाने का प्रयास करेंगे। कल ही की बात है, कल मैंने शाम में माननीय विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी जी से बातचीत किए हैं। ब्रजवासी जी से मैंने सारे स्कूल निजी विद्यालयों की जो समस्या, मुख्य समस्या है, उसके बारे में उनसे चर्चा की है और उन्होंने सारी मुद्दों को समाधान के लिए अपना अधिकतर ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने का आश्वासन किया है। इसके बाद आज भी मैं डीओ के डिस्ट्रिक्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर के मैं उस चिट्ठी को भिजवाने का, यदि चला गया होगा तो राज्य स्तर से उसको ये ज्ञानदीप पोर्टल के लिए प्रयास
करूंगा, और नहीं, यदि नहीं भेजा गया है तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि यथाशीघ्र इस पत्र को ये शिक्षा विभाग में भेजा जाए। सर एक बात और जानकारी मुझे चाहिए कि आरटीई में मतलब राइट टू एजुकेशन में बच्चों का एडमिशन कैसे होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत वैसे वर्ग के लिए हितकारी प्रश्न है जो अपने बच्चों को निजी विद्यालय में उच्च फीस दे करके नहीं पढ़ा पाते हैं। सरकार ने इसके लिए एक व्यवस्था की है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, ये तीनों ले करके और उनको निजी विद्यालयों को आदेश दिया गया है। जो हम लोग का एफिलिएशन मिलता है उसमें आदेश लिखा हुआ रहता है कि आपको यह सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, आप अपने क्षमता के 25% वैसे लड़का का एडमिशन लेकर के आप पढ़ाइए। लेकिन निजी विद्यालय पढ़ाता तो जरूर है। अब नया जो ऑनलाइन एडमिशन हुआ है, इस ऑनलाइन में थोड़ी सी परेशानियां हैं जो कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी इसको महसूस करते हैं और निजी विद्यालय के लोग भी इसको महसूस करते हैं। होता क्या है कि वैसे वर्गों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उसमें 5 विद्यालय का ये लिस्ट देना पड़ता है, उसमें विकल्प दिया हुआ रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि जो गार्जियन जिस स्कूल का ऑप्शन दिया है उस स्कूल में बच्चे को नहीं भेज करके दूसरे स्कूल में भेजा जा रहा है। इससे गार्जियन को परेशानी हो रही है। कल ये 14 हिंदी दिवस के अवसर पर मैं 14 सितंबर को सीतामढ़ी में गया था, तो वहां पर शिवहर और सीतामढ़ी के कुछ स्कूलों ने हमसे शिकायत किया कि सर हमारे नाम पर ही हमारे स्कूल के नाम दिया गया था बच्चों के द्वारा, लेकिन उस बच्चों का नाम जो है किसी भी रेंडोमाइजेशन में, प्रथम रेंडोमाइजेशन में नहीं आया, दूसरा रेंडोमाइजेशन में नहीं आया, तीसरा रेंडोमाइजेशन में नहीं आया, यहाँ तक कि चौथा रेंडोमाइजेशन में भी उस बच्चा का नाम हमारे स्कूल में नहीं आया और हम बच्चे का नाम लेने से वंचित हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग के जो आदरणीय पदाधिकारीगण हैं उनको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो बच्चा विकल्प दे रहा है वही स्कूल उसको अलॉट किया जाए, अन्यथा गार्जियन और बच्चे को बहुत परेशानी होती है। और जो स्कूल का जिस स्कूल में आप उस बच्चे को नहीं देते हैं वह जगह खाली रह जाता है, तो या तो जो खाली रह गया है जगह उसको ऑफलाइन देने का एक ऑप्शन दीजिए, और नहीं तो जो लड़का जिस स्कूल को ऑप्शन में रखा है उसी स्कूल को अलॉट किया जाए। इस तरह से हमारा जो बच्चे हैं वह बहुत से सहज और सरल ढंग से निजी विद्यालय का जो अच्छा गुणात्मक जो शिक्षा है, अच्छी जो शिक्षा है, इस अच्छी शिक्षा को लेने में वे लोग सफल होंगे। सर ये प्रश्न कुछ टेढ़ा है, ये कैसे पता चलेगा कि 25% बच्चे EWS के थ्रू स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ, यह जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। जिन बच्चों का एडमिशन होता है डीजी ग्रुप में, डेप्राइव्ड ग्रुप में या EWS में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे का जिसका एडमिशन होता है, जैसे ही एडमिशन होता है वह ज्ञानदीप पोर्टल पर तुरंत चला आता है। वह ऑटोमेटिकली उस पोर्टल पर दिखलाने लगता है कि EWS के जो ये गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे हैं वो बच्चे उस स्कूल में कितने हैं, यह ज्ञानदीप पोर्टल पर है और वह पब्लिक किया हुआ है, सार्वजनिक किया हुआ है। हर कोई उसको नेट पर से ज्ञानदीप पोर्टल खोल करके देख सकता है। सर 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर मुझे जानकारी मिली है कि आपकी संस्था बड़ी कार्यक्रम करने की तैयारी में है, उस पर आप प्रकाश डालें। ऐसे हम लोग का जो विप्सा है, बिहार इंडिपेंडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, यह साल में कभी कभी बच्चों के सम्मान के लिए, शिक्षक के सम्मान के लिए और स्कूल के जो संचालक महोदय होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्राचार्य होते हैं, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते रहा है। इसके अलावे हम लोग निजी विद्यालय के सामने क्या चुनौतियां हैं,
निजी विद्यालय के पास क्या क्या कठिनाइयां हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने के लिए कार्यशाला भी आयोजित करते हैं और उसमें बड़े बड़े शिक्षाविद को, अनुभवी ज्ञानी लोगों को, विद्वान लोगों को बुला करके उस पर चर्चा करते हैं और उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको कैसे हैंडल किया जाए, निजी विद्यालयों को किस तरह से हैंडल किया जाए, निजी विद्यालय क्या क्या करे ताकि वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दे सके, अपने शिक्षकों को अच्छा से अच्छा संस्कार दे सके, बच्चों को दे सके, अपने शिक्षकों को दे सके। इसलिए हम लोग कार्यक्रम करते हैं। पर इसके पहले 28 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर हमने बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जो कि सिन्हा लाइब्रेरी के सामने है, वहां पर हम लोगों ने एक बहुत भव्य कार्यक्रम किया था, जिसमें बिहार के बहुत सारे स्कूलों के बच्चों को बुला करके किशोर वैज्ञानिक का सम्मान से उनको सम्मानित किया था, उनको मेमेंटो दिया था, उनको सर्टिफिकेट दिया था। और यह कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हुआ कि रेडियो में, टेलीविजन में, क्या कहते हैं, अखबारों में एकदम धूम मचा दिया। अब हम लोगों ने उस समय बच्चों को किशोर वैज्ञानिक से नवाजा था। अब हमारा 5 अक्टूबर, जो कि हम लोगों का जो जनरल ये होता है कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, लेकिन 5 सितंबर के शिक्षक दिवस मनाने में यह सब जानते हैं, लेकिन जो 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यह बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले तो बहुत लोगों को जानकारी मिल जाएगी और इसके बाद हम वहां पर इस कार्यक्रम को करके बिहार के विभिन्न स्कूलों के जो शिक्षक हैं, उनके जो हेड हैं, प्राचार्य हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि अपने शिक्षक को भेजें और हमको सम्मानित करने का अवसर प्रदान करें। और यह 5 अक्टूबर 2025 को हम लोग आयोजित करने के लिए जा रहे हैं। सर, एक निजी सवाल है। मुझे पता चला है कि आप राइटर भी हैं और लिखते हैं। अभी तक कितने किताब लिख चुके हैं और अभी आगे आपका कौन सा पुस्तक तैयारी में है? यह तो बहुत खुशी की बात है और आपको कैसे जानकारी मिली मैं नहीं बतला सकता हूँ, लेकिन हमारा लेखन का यात्रा जो है वह जब मैं विद्यार्थी था उसी समय से शुरू हुआ था। वह चिनगारी कभी भुजी कभी लहकी, भुजी कभी लहकी। इसके बाद जब हम स्कूल में आए, जब हमारी जिम्मेदारियां खत्म हुई, तो मैंने लिखना शुरू किया। सबसे पहली जो किताब मैंने लिखा वह झलक अनमोल अतीत की थी। उसके बाद एक अंग्रेजी में किताब लिखा, फॉरगॉटन लीजेंड। यह जो फॉरगॉटन लीजेंड है, इसमें 11 विभूतियों को, जो भारतीय विभूति हैं, उनके बायोग्राफी को मैंने लिखने का काम किया है। उसमें ऐसे ऐसे लोगों को किया जो पॉपुलर नहीं है। जैसे आपको बतलाते वशिष्ठ नारायण सिंह, वशिष्ठ नारायण की जीवनी को मैंने लिखा। रामवृक्ष बेनीपुरी की जीवनी उसमें है। उसके बाद आपका विनोबा भावे, गांधी जी को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ये विनोबा भावे को कुछ कम लोग जानते हैं। तो मैंने विनोबा भावे के बायोग्राफी को लिखा, तो वह फॉरगॉटन लीजेंड हो गया। उसके बाद मैंने एक कविता संग्रह निकाला है जिसका नाम है चुप्पी का शोर। इस चुप्पी के शोर को मैंने शिक्षा मंत्री साहब को भी भेंट स्वरूप दिया है। मैंने विधान सभा के जो अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, माननीय नंद किशोर यादव जी, उनको भी दिए हैं। बहुत सारे रेडियो स्टेशन में भी दिया हुआ है और बहुत सारे ऐसे संस्थान में दिया गया है जिसमें कि वह लाइब्रेरी में लगा है। अभी फिलहाल में मेरी 4थी किताब आई है, बचपन बोल उठा। यह बचपन बोल उठा एक ऐसी पुस्तक है कि यदि आप पढ़ के देखिएगा, जब कभी आप तनाव महसूस करें, आप उसके एक पन्ना को पढ़ करके तुरंत आपको एहसास होगा कि वह तनाव हमारा खत्म हो गया है। बचपन में हम लोग क्या गलती करते हैं, बचपन में हम लोगों की क्या स्थिति होती है, बचपन में जो दूसरे लोग से प्रभावित हो जाते हैं, कभी कभी गलत
आचरण भी कर लेते हैं, कभी कभी गलत काम भी कर लेते हैं। उसी तरह से गिरते पड़ते जब आगे बढ़ते हैं, तो इन सारी घटनाओं को मैंने एक क्षेत्र विशेष को लेकर के बचपन बोल उठा पुस्तक लिखा है। और इसके बाद जो हमारा किताब अभी हमारी जो किताब छपने जा रही है, वह किताब का नाम है फैलते सिकुड़ते रिश्ते। फैलते सिकुड़ते रिश्ते। आज जो है हमारे सामाजिक और पारिवारिक परिवेश में कभी हम लोग बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, फिर धीरे धीरे सिकुड़ जाते हैं। इस तरह से एक बंधन बनता है, रिश्ता बनता है। उस रिश्तों को मैंने 15 कहानियों के माध्यम से हम समाज को साहित्य की सेवा के स्वरूप मैंने रखने का कोशिश किया है। मैं एक लेखक हूँ, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। जो हमारे दिमाग में बात आती है उसको कलमबद्ध करके और उसको प्रकाशित करके साहित्य को सुपुर्द कर देते हैं। और पाठक पर निर्भर करता है कि हमारे उस रचना को कितना अपनाते हैं, कितना उसको आगे बढ़ाते हैं। और पाठक के जो आता है टिप्पणी, कमेंट, उसी के आधार पर हम अपने लेखन की यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। यह सफर जारी है, कहाँ तक सफर जाएगी परम पिता परमेश्वर जानते हैं। धन्यवाद सर के लिए, जो सर आप अपना कीमती समय जो आप हमको दिए। अब आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और कैसा लगा इसको कमेंट करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।